हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन। दो टॉपिक, एक तो डिस्प्लेस पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अच्छी तरह देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हमने एक स्पेस को रिप्रेजेंट किया विद ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब एक हमने एक्स एक्सिस ले ली, एक वाई एक्सिस, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस, ये वाले। इसमें एक पी पॉइंट लिया पूरे स्पेस में, तो ये जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर, ओ पॉइंट पी will be called position vector of P with respect to origin O। बहुत आसान सी बात है। एक हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, उसमें एक ओरिजिन माना, तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक पॉइंट P, तो PO से P तक एक वेक्टर ड्रॉ करके इस ओपी वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट। एक पॉइंट क्यू लेके इसको वेक्टर ड्रॉ करके इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पॉइंट। इसलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन to the position of a point at any instant in space or in plane. As shown in diagram, OP is the position vector of P in space denoted by R1। इस OP को R1 ले लिया, मतलब OP vector equal to R1 vector। And what is OP? OP is the position vector of point P with respect to O। O origin, P point, OP is the position vector। Definition होगी बेटा। OQ also the position vector denoted by R2 या R2 मत लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेन बात OQ is the position vector of point Q। बस। अब सेकंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज कोई आदमी O से P से Q पे गया, P से Q पे, तो हमने ये एक वेक्टर बना लिया PQ। मूव किया ना हमने P to Q। Then this P2Q is called displacement vector from P to Q। बस ये ध्यान रखना है, अगर PQ लेंगे तो हम P से Q पे गए और ये PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर आप QP ले लो, इसका मतलब आप Q से P पे गए और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशन कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल टाइम dt में, अगर हम P पॉइंट को Q पे ले गए इन ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, छोटे से लाइन सेगमेंट को, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, देन PQ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बेटा दोनों डेफिनेशन हो गई, बिल्कुल साफ हो गया। हाँ, अब दूसरी बात, इसको मैं अब कर रहा हूं। दूसरी बात ये है कि आप इस OP वेक्टर को, OP वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to O।
ओपी पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। पर अगर कोई आपको ये कह दे कि भाई आपको ओ से देख, इस केस में ये पी पॉइंट फिक्स है, पी पॉइंट फिक्स है, इसकी पोजीशन बता दी हमने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर कोई हमें ये कह दे कि भाई आप ओ से पी गए हो, ओ से स्टार्ट हुए और पी पे गए, तो आप इसी ओपी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ओ टू पी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ओ टू पी। दूसरी बात, ओ से क्यू गए तो ये ही ओ क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। पर अगर पी पे खड़े होके ओपी बोलते हो तो ओपी पोजीशन वेक्टर है, क्यू पे खड़े होके ओ क्यू बोलते हो तो ओ क्यू पोजीशन वेक्टर है, और पी से क्यू जाते हो तो पी क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, डिस्प्लेसमेंट जब होगा जब एक से दूसरे पे जाओगे, पोजीशन जब होगा जब किसी फिक्स पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करोगे। अब बेटा इसके बाद जैसे यहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑन ओ पी क्यू वेक्टर, तो आप क्या लिख पाओगे, ओपी प्लस पी क्यू टेकन इन ऑर्डर, ओपी प्लस पी क्यू टेकन इन ऑर्डर इक्वल टू ओ क्यू टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यहां से ये पी क्यू कितना आया, पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओपी, या इनकी वैल्यू पुट करें तो ओ क्यू R2 ओपी R1। बस ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, ये इंटरनेशनल ट्रूथ है भाई। एक बार मैं और लिख रहा हूं, देखो, अगर कोई आपको ये कह दे कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर mn, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है mn, तो आपको एकदम ये ध्यान रखना है, देख पी क्यू है, R2 क्यू का पोजीशन वेक्टर है, इसलिए यहां आप लिखोगे ओ एन वेक्टर प्लस माइनस ओ एन वेक्टर। मेरी बात समझ आ रही है, ये एम एन वेक्टर है, जैसे मैं ये बना दूं, ये ओ एन, ये ओ एम, आपको एम एन निकालना है, एम एन, ये एम ये एन, ये बना एम एन। ट्रायंगल लॉ से क्या होगा, ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ से this plus this equal to this, and this will be equal to this vector minus this vector। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब एक बार और ट्राई करो, ए बी वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये इंटरनेशनल ट्रूथ है जो हमेशा अप्लाई करनी है। ये आपके दो टॉपिक हो गए, क्या, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब एक न्यूमेरिकल देखो छोटा सा क्वेश्चन के, भाई एक पी पॉइंट है,
उसके कोऑर्डिनेट 2, 3 और 5 है with respect to O, and Q is a point whose coordinate is 1, 4, 5 या 1, 4, 3. Then write down position vector of P and Q, position vector of P and Q, and also find displacement vector, PQ, also find displacement vector PQ. बेटा ध्यान से देखना, देख पहली बात तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो आपको ये नहीं देखना कि ये पॉइंट गलत तो नहीं लग जाएंगे, इस बात से टेंशन नहीं लेनी। देख जैसे ये P है, P का x ज्यादा है और Q का x 1 है, तो x तो ये होता है ना और ये 1 होता है। इस मतलब मेरी बात समझ आ रही है। अगर मैं ये P ले लूं 2, 3, 5 और यहां ये Q ले लूं 1, 4, 3, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी तुम्हें कि ये यहां क्यों ले लिया, ये यहां क्यों ले लिया, या इसका y 4 है, इसका y 3 है, इसका z 3 है, इसका ये 5 है ना, कोई जरूरत नहीं, ना कोई गलत काटेगा, क्योंकि हमने कोई स्केल लेके पोजीशन फिक्स थोड़ी करनी है। हम तो एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं सिंपल सा। हमने ये P ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए 2, 3, 5, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया OP। अब बताओ, जब ये OP पोजीशन वेक्टर हो गया तो इसका x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 2 होगा, x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा इसका, उसका मैग्नीट्यूड 2 होगा, y के अलोंग जो बनेगा 3 होगा मैग्नीट्यूड, z का 5 होगा, और x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर i, y के अलोंग j, z के अलोंग k। इसलिए आपको एकदम ये बात लिख देनी है कि OP वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k, where 2, 3 and 5 are the component of vector OP along x-axis, y-axis and z-axis। आसान सी बात है बेटा, ये OP लिख दिया, फिर ये OQ, Q के कोऑर्डिनेट 1, 4, 3। अब कोई बच्चा ये कहने लगे कि ये तो यहां पड़ेगा ही नहीं, ये तो यहां जाएगा, वो टेंशन इस टाइप के न्यूमेरिकल में नहीं लेनी, क्योंकि आपको कोई ग्राफ बना के उसका स्टूल बना के स्पेसिफाई नहीं कर रहे। हम यहां क्या बोल देंगे, OQ वेक्टर इक्वल टू I1 है ना, 1, यहां 1i, इसको डिनोट करने की जरूरत नहीं, I प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये OP वेक्टर हुआ, ये OQ वेक्टर हुआ। अब PQ वेक्टर ये बनेगा। हमें क्या करना है भाई, PQ वेक्टर इक्वल टू OQ माइनस OP, OQ माइनस OP। अब कई बार बच्चे सोच लेते हैं ये सबट्रैक्ट क्यों कर दिया, वेक्टर तो सबट्रैक्ट होते नहीं। कोई बात नहीं, ये हमने सबट्रैक्ट नहीं किया एक किस्म से,
इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, पर अगर मैं ये लिख दूं कि OQ प्लस माइनस OP वेक्टर, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस OP वेक्टर मुझे OQ वेक्टर में ऐड करना है, इसका मतलब यही तो हुआ। OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर मीन्स OQ वेक्टर प्लस माइनस OP वेक्टर, तो PQ वेक्टर कितना बनेगा, PQ वेक्टर इक्वल टू, या एक बार और देखो, इनका ऐड करने का मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट के लिए चाहिए हमें डायरेक्शन, वो सॉरी उनके बीच का एंगल, अभी बता रहा हूं मैं, पहले इसको लिख दो, ये बन गया OP वेक्टर प्लस माइनस OQ वेक्टर माइनस I माइनस 4J माइनस 3K, इनका रिजल्ट है। अब एक सेकंड के लिए ये देखो भाई, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमें कोई ये कहे कि इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तो हमारे दिमाग में एकदम ये बात आएगी कि भाई हमें A और B के बीच का एंगल बता, तब हम निकाल पाएंगे। पर अगर ध्यान हो तुम्हें, देख लेना इन वीडियोज को, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, ये 3 न्यूटन ये 5 न्यूटन, बीच का एंगल 0, तो इनका रिजल्टेंट 8 न्यूटन ना, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाना हमें, ये वेक्टर 5 न्यूटन ये 3 न्यूटन, एंगल 180, इनका रिजल्टेंट 2 न्यूटन टुवर्ड्स 5। अब देखो ये 2I एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये माइनस I एक्स एक्सिस के अपोजिट है, दोनों के बीच में 180 का एंगल। तो हम इसको क्या करें, सिंपल 2I माइनस I आ गया प्लस 3I माइनस 4J माइनस J आ गया प्लस 5K माइनस 2K प्लस 2K आ गया। बेटा ये PQ वेक्टर रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम इसमें से इसको इसलिए सबट्रैक्ट कर पाए कि हमें पता है ये 2x एक्सिस के अलोंग, ये x एक्सिस के अलोंग, ये y के अलोंग, ये y के अलोंग। तो अगर जब डायरेक्शन पता है तो अंडरस्टूड है कि भाई उनके बीच का एंगल पता है, इसलिए ये PQ वेक्टर आ गया भाई। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब अगर इसी में कोई आपको ये कह दे कि ये O पॉइंट ये P पॉइंट OP वेक्टर की लंबाई निकालो, OP वेक्टर की लंबाई, तो ये OP वेक्टर है भाई। इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ध्यान से, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, पिछले टॉपिक में हो चुका है। ये 4 प्लस 9 प्लस 25 अंडर रूट कितना बना, 38 अंडर रूट, 13 हो गया ना, 38 अंडर रूट। OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, क्या करूं, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 16 प्लस 9 अंडर रूट 26। PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू
1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता कभी भी, +2 का स्क्वायर अंडर रूट में 1 + 1 + 4 √6, ये √6 आ गया। मतलब हमने ये पूरा न्यूमेरिकल कर लिया। P का पोजीशन वेक्टर लिखा, Q का पोजीशन वेक्टर लिखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब अगर आप ये कहो कि भाई इस चीज को मैथ में भी कर चुके हो आप, मैथ में ध्यान से देखो, पहले वो भी करवाता हूं एक बार। ये इनके पोजीशन वेक्टर, ये इनके कोऑर्डिनेट है OP और P, ये P का 2 3 4, Q का 1 4 3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है एक मैथ में, क्या? PQ वेक्टर नहीं, बस इसकी लंबाई कितनी आएगी, ध्यान हो तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। अरे ट्रिग्नोमेट्री में +1 में कर लिया होगा भाई, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये 10वीं में भी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। x जो ये है, यहां से PQ की लेंथ कितनी आई, इक्वल टू √1 - 2, कुछ नहीं फर्क पड़ता, 1 - 2, क्योंकि लेंथ निकालने हैं वेक्टर नहीं, प्लस 4 - 3 प्लस 3 - 5 स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 1 + 1 + 4 अंडर रूट इक्वल टू √6। ये डिस्प्लेसमेंट से भी यही आया, PQ की लेंथ। हाँ, एक बात ये, और ये तो नोट डाल लेना कि कोई आपको ये कह दे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O, ये इस न्यूमेरिकल में नहीं है, नोट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O। तो O के कोऑर्डिनेट तो भाई 0 0 0 है, इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर तो एक 0 वेक्टर बनेगा, 0 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ O कैन बी रिटर्न एज 0i 0j प्लस 0k। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको 0 वेक्टर ही करवा रहा हूं बेटा, 0 वेक्टर। हाँ बेटा, 0 वेक्टर देखो, जैसे हमारा सिंपल अलजेब्रा है, बता रखा है मैंने आपको, उसमें 10 डिजिट्स होती हैं, 0 to 9, ये 10 डिजिट्स हैं, 0 to 9। सिंपल अलजेब्रा या डेसिमल अलजेब्रा, इसमें 0 सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और आपने सुना भी होगा कि भाई 0 की डिस्कवरी इंडिया में हुई थी। तो जैसे सिंपल अलजेब्रे में 0 के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मतलब 0 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिजिट्स, ऐसे ही हमें वेक्टर अलजेब्रे में भी 0 वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा ना, वेक्टर अलजेब्रे में भी। तो एक तो भाई डेफिनेशन देखो, सिंपल यूनिट वेक्टर क्या था, यूनिट वेक्टर मैंने बताया था किसी गिवन वेक्टर का वो वेक्टर जिसकी लंबाई 1 हो, यूनिटी हो, और जिसकी डायरेक्शन इसके अलोंग हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब 0 वेक्टर किसको बोलोगे, हुज लेंथ इज 0 एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी।
बेटा जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी का मतलब जिसको स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। भाई एक वेक्टर की लंबाई 0 है तो इसकी डायरेक्शन किसकी मत है बता दे। तो जिसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई ना की जा सके, जिसकी लेंथ 0, दैट वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, जो वेक्टर अलजेब्रे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए डेफिनेशन देखना, जीरो वेक्टर इट इज ए वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। It is represented by 0 with vector, arrow over a number 0, also named as null vector। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का मतलब एक ही है। और फिर मैंने ये लिख दिया भाई कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मींस विच कांट बी स्पेसिफाइड ड्यू टू इट्स जीरो लेंथ। जिसकी लेंथ 0 है तो इसको स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। बस और कुछ नहीं करना आपको। जीरो वेक्टर वो वेक्टर जिसकी लेंथ 0, जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मींस इमेजिनरी, कांट स्पेसिफाई, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अब इस जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी, किसी ए वेक्टर में आप जीरो वेक्टर ऐड कर दो तो ए वेक्टर ही मिलेगा। किसी जीरो ए वेक्टर में माइनस जीरो वेक्टर ऐड कर दो या ए वेक्टर में से जीरो वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी ए वेक्टर मिलेगा। सही बात। किसी जीरो वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी जीरो वेक्टर मिलेगा। ये 3 प्रॉपर्टी होगी बेटा, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब ये जो 4th प्रॉपर्टी लिखी हुई है बुक वाले ने, ये बहुत बकवास है पर बहुत अच्छी है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी है। पहली बात देखो, अगर ये वेक्टर ए है, ए, और ये वेक्टर बी है, इसकी लंबाई 3 न्यूटन, इसकी लंबाई बताओ 1.5 न्यूटन, ऐसे ले लेते हैं। तो मैं इस वेक्टर को, ए वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ए वेक्टर को 1 से, तो ये 3 न्यूटन ही बन गया बेटा, 1 से मल्टीप्लाई किया। और इस बी वेक्टर को 2 से, तो ये भी 3 न्यूटन बन गया। इसका मतलब इसको एक नंबर से, इसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इन्हें बराबर रखा जा सकता है ना। n1 ये ले लिया, n2 ये ले लिया, ये दोनों बराबर हो गए। मतलब इसको मैंने n1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको 1 से, कोई बात नहीं। मतलब ये चीज वैलिड है। हाँ, एक बात और, अगर ये बी वेक्टर इसके अपोजिट होता, अपोजिट, और हमें इन्हें इक्वल रखना पड़ता, तो इसको -2 से कर देते, -2b भी इसके बराबर हो जाता। मेरी बात समझ आ गई? कोई भी पैरेलल वेक्टर हो, सपोज ये वेक्टर 3 न्यूटन है, ये वेक्टर 7 न्यूटन है, तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों वेक्टर को बराबर कह सकता हूं। शर्त ये है कि ये दोनों पैरेलल हों,
और एंटी पैरेलल हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कह सकते हैं। पर इसने क्या कहा कि n1 एंड n2 आर डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर। ये नॉन जीरो है, जैसे मैंने ये नॉन जीरो लिए थे, और n1 n2 के इक्वल नहीं है। तो n1a इक्वल टू n2b, ये रिलेशन सिर्फ तब होल्ड होगा जब a वेक्टर और b वेक्टर जीरो होंगे। इसने बोला है, अब ये बात तो गलत है। वो कह रहा है कि ये रिलेशन तब वैलिड है, तब सही है, जब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के दोनों जीरो वेक्टर होंगे, नहीं तो ये गलत है। अब भाई ये तो हमने प्रूव किया अभी कि ऐसा नहीं है, ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है और a और b जीरो वेक्टर नहीं है। पर एक बात देखो, अगर मैं कह दूं ये a वेक्टर है, ये 2 वेक्टर है, तो मैं इसको किसी से भी गुणा कर दूं, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, ये बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। और जब दो की डायरेक्शन डिफरेंट हो तो हम उनको इक्वल नहीं कह सकते। इसलिए उसने ये बोला, बेटा देख कि दिस रिलेशन कैन होल्ड ओनली इफ a and b are zero vector and are not parallel और एंटी पैरेलल। बहुत अच्छा है, मतलब अगर a और b पैरेलल और एंटी पैरेलल ना हो, ना ये पैरेलल हो ना ये एंटी पैरेलल हो, और फिर भी कोई ये कह दे कि n1a और n2b इक्वल है, तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों जीरो वेक्टर हों। एक बार और ट्राई करूं इस बात की, देखो अगर a और b पैरेलल और एंटी पैरेलल हों तो ये रिलेशन सही हो जाता है। पर अगर a और b पैरेलल ना हो, एंटी पैरेलल ना हो, इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन होगी, और फिर भी वो ये कहे, फिर तो हम कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। अगर इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, ये पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं है, तो ये रिलेशन हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। और फिर भी वो ये कह रहा है कि ना ये रिलेशन वैलिड है, तो हम कह देंगे फिर तो एक ही चारा बचता है कि a और b दोनों जीरो वेक्टर है। ये बेटा इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बार बार लिखना है। n1 and n2 are different non-zero real number, and when n1 equal to n2, then relation can hold only a and b are zero and are not parallel or anti-parallel। इनको अच्छी तरह कर लेना भाई। अब मेन बात ये है कि जीरो वेक्टर के एग्जाम्पल्स बताओ, जीरो वेक्टर के एग्जाम्पल्स सोचो, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो वेक्टर। पहला, अगर ध्यान दिए हो प्रीवियस में, तो आप एक लाइन में कह सकते हो कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, या वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक ही बात है भाई,
जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसका वेलोसिटी वेक्टर जीरो वेक्टर होगा। बहुत आसान सी बात है। सेकंड, जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलता हो, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, उसका एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो वेक्टर होगा। जो यूनिफॉर्म है उसका एक्सेलरेशन तो जीरो वेक्टर है। थर्ड, अभी बताया था, ये ओरिजिन है, ओरिजिन ओ, इस ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन जीरो वेक्टर होगा। फोर्थ, एक आदमी घर से चला और वापिस वहीं पे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो वेक्टर होगा। या ये लिख दो, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग वन कंप्लीट रोटेशन देन पोजीशन वेक्टर सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी जीरो वेक्टर। भाई यहां से चल के घूम के वापिस यहां आ गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी ए जीरो वेक्टर। ये एग्जांपल्स हो गए। अब इसके बेटा इसकी इंपोर्टेंस से पहले एक ये देखो, ऑपरेशन गिविंग राइज टू ए जीरो वेक्टर, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन है जो जीरो वेक्टर देंगे। तो एक तो सिंपल सा कि इफ ए वेक्टर ए is multiplied by a zero then it gives us the zero vector। बहुत आसान सी बात है। when a vector multiply by zero scalar multiplication then it gives us a zero vector। दूसरा, when a vector a is added to its negative vector, ये a वेक्टर ये इसका नेगेटिव वेक्टर, इनका एडिशन ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर गिव्स अस जीरो वेक्टर। ये दो ऑपरेशन हो गए। उसके बाद जब भी कोई किसी क्वांटिटी की इंपॉर्टेंस पूछे तो उसका मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है। मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए जीरो वेक्टर या इंपोर्टेंस ऑफ ए जीरो वेक्टर एक ही बात है। तो जीरो वेक्टर हमारी फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल सिग्निफिकेंस देता है। पहली बात तो ये भाई, जैसे हमारा वेक्टर सिंपल अलजेब्रा जीरो के बगैर इनकम्प्लीट है, ऐसे वेक्टर अलजेब्रा जीरो वेक्टर के बगैर इनकम्प्लीट है। इसलिए पहली बात तो ये बहुत आसान हो गई कि इट मेक्स वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट, क्योंकि अगर जीरो वेक्टर नहीं लेंगे तो वेक्टर अलजेब्रा इनकम्प्लीट होगा। दूसरा, इट इज यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द मैनी फिजिकल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, हम ओ से चले, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट हैं सारे के सारे, और हम दोबारा ओ पे आ गए, ओ से चल के ओ पे, देन दीज ऑल कॉम्बिनेशन या रिजल्टेंट ऑफ दीज ऑल वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर गिव्स अस ए जीरो वेक्टर। इट मीन्स दिस जीरो वेक्टर is useful in describing the many physical situation। आगे हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, उसमें भी ये आएगा कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर गिव्स अस जीरो वेक्टर। मतलब बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जो हमें जीरो वेक्टर की हेल्प से हम स्पेसिफाई कर पाएंगे। दूसरी बात,
रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी इन ए नंबर ऑफ सिचुएशन। बहुत सारी सिचुएशंस में हम इसकी हेल्प से फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने अभी ये बताई कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो आगे करेंगे हम परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा। बहुत सारी सिचुएशंस हैं ऐसी पूरे वेक्टर अलजेब्रा में। अब इसमें इतना ये सफिशिएंट हो गया बेटा। कल हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह रिवाइज करना।